नमस्कार सुमित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार अंजू जी। आपने मुझे आज फिर पकड़ लिया। मैं बाहर आया हूँ और आपने फिर पकड़ लिया मुझे। ऐसा क्या हो गया? दोबारा आग लगी लगी है कोई कहीं ना कहीं। अरे भाई, मैंने तो इसलिए पकड़ लिया क्योंकि देखिए, पाकिस्तान का मामला हो तो मुझे सबसे ज्यादा मजा आता है आपसे बात करने में। और जिस तरह से आप पाकिस्तान का बैंड बजाते हो उसमें तो और भी मजा आता है। तो अब सुना है कि पाकिस्तान बड़ा बौखलाया हुआ था। मुनीर रात भर कमरे में इधर उधर चक्कर काटता रहा कि क्या करूं क्या करूं क्या करूं, तो उसने आ बैल मुझे मार कर लिया है। सुना है ईरान में कुछ ठिकानों पर इन्होंने मिसाइल से हमले किए, कुछ ऐसी खबरें आ रही हैं। मुझे भी बड़ी हैरानी हो रही है आपकी बात सुन के। इनके पास मिसाइल है भी है और वो है भी है तो उड़ जाती है। ये भी बड़ी हैरानी की बात है। चलिए, इन्होंने इराक इन्होंने पंगा ले लिया ईरान से। अब तो पाकिस्तान गए हो। रीजन बीइंग, मैंने और चीज सुनी है। इन्होंने अपने लोगों को खुश करने के लिए बोल दिया कि हमने मिसाइल फेंकी है और वहां पे हाँ, जाके लगी है। वैसे तो कोई की जो बातें होती हैं उसके ऊपर कोई ऑथेंटिसिटी कभी निकल नहीं सकती। पहले भी इन्होंने बोल दिया था भाई दाऊद मर गया। इनके ही लोगों ने बोला था, बाद में पता लगा सब फेक था वो। और अब दोबारा से इन्होंने बोल दिया है कि भैया हमने मिसाइल डाल दिया। डाला कि नहीं डाला ये भी पता नहीं है अभी, तो इसकी भी ऑथेंटिसिटी के ऊपर शक है। दूसरी बात, शक क्यों होता है? साथ में ही पैरों में गिर गई ईरान के। क्या बोला? भैया हमारी गलत मजबूरी थी, हमें ये काम करना पड़ा, हमें माफ कर दो, दोबारा नहीं करेंगे। आपने कभी देखा है किसी कंट्री की आर्मी ने हाँ। कि वो पहले तो बोले कि भी प्रेस रिलीज निकालें कि आपने हमारे ऊपर अटैक किया है, ये हमारी प्रेस रिलीज है, हम इसका मुंह तोड़ जवाब देंगे प्रेस रिलीज में। उसके बाद एक न्यूज आती है कि हमने मिसाइल फेंक दिया। फिर मिसाइल फेंकने के इमीडिएटली बाद एक प्रेस रिलीज और आती है, माई बाप हमें माफ कर दो, ये हमारी मजबूरी थी, ये हमें करना पड़ा। कभी देखा है किसी कंट्री की आर्मी ऐसे गिड़गिड़ाती हो किसी के सामने? पॉसिबल हाँ, ही तो नहीं पाकिस्तान की आर्मी तो सर हमने पहले भी देखिए 96,000 ने सरेंडर किया था 71 में। है। तो हमने देखा था तब भी गिड़गिड़ा ही रहे थे बेचारे। मेरे को तो एक चीज की समझ नहीं आती सर कि इनके जो जनरल वाले ने उन्होंने कौन से मेडल लगाए होते हैं अपनी छाती पर। किस चीज के मेडल होते हैं? ऐसे कौन सा बैटल उन्होंने जीता जिसके मेडल लगाकर वो घूमते हैं? मैंने क्या हुआ, एक बार पाकिस्तानी चैनल्स के ऊपर जाके मैंने पूछा भी था उनको, भाई चार युद्ध आपने करे, चारों आप हाँ, हार गए, अफगानिस्तान से आप ठुक रहे हो हर रोज, टीटीपी वाले आपकी पतलून उतार रहे हैं रोज की रोज, तो ये मेडल आपने लगाए क्यों हैं? तो वो बोल रहे थे कि भाई हमें भी समझ नहीं आता कि इन्होंने मेडल क्यों लिए हैं। मैंने कहा मुझे मालूम है क्यों लिए हैं, तो मैं समझा देता हूँ। बेसिकली क्या है कि खा खा के इनके जो तोंदे हैं इतनी बड़ी हो गई हैं, उसको छुपाने के लिए ऊपर थोड़े से मेडल लगा लेते हैं कि तोंद दिखे ना हमारे जनरल की। और कोई रीजन नहीं है, वरना तो ये हमेशा ही सरेंडर करने वाले लोग हैं और इन्होंने सरेंडर ही किया है। आप सोच के देखिए कि ये कंट्री ऐसा है, तीन जगह चार जगह से घिरा हुआ है। एक तरफ हाँ, भारत है जो इसकी पतलून रोज उतार रहा है, उधर से अफगानिस्तान वाले जिनको ये बोलते थे हमारा पांचवा सूबा है, उन्होंने इनके नाक में दम किया हुआ है। अब ईरान रह गया था, सुख शांति से रह रहा था, उन्होंने भी इनको ठोकना शुरू कर दिया है। बस अब चाइना की बारी रह गई है, थोड़ा सा बॉर्डर है उनका, तो इसलिए थोड़ा देर लग रही है। जिनके बड़े बॉर्डर थे उन्होंने भी अपना काम कर दिया, अभी चाइना का नंबर है अगला। आपने कहा ना कि तोंदे छिपाने के लिए इन्होंने मेडल लगा लिए छाती पर। नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि मुर्गियां बेचने में, अंडे बेचने में इन्होंने रिकॉर्ड बनाए होंगे, जमीनें बेचने में इन्होंने रिकॉर्ड बनाए होंगे। दरअसल वो उन चीजों के मेडल हैं। बैटल से उनका कोई लेना देना नहीं है, बहादुरी से कोई लेना देना नहीं है, उस चीज के मेडल है। लेकिन मुझे ये समझाइए सर कि उन्होंने कहा कि जो ईरान का राजदूत है जो अभी अपने कंट्री गया है वो अब वापस एंट्री नहीं कर पाएगा, अपने वाले को वापस बुला लिया। तो क्या लग रहा है आपको? लग रहा है कि ये जो तेवर है ये घातक साबित होने वाले हैं या फिर उल्टी बाजी पड़ने वाली है इनको? क्योंकि अगर ईरान से पंगा ले लिया तो फिर तो जो वो ग्रुप है इस्लामिक कंट्रीज का, उसमें कौन रोएगा छाती पीट कर पाकिस्तान के लिए? देखिए, पहली बात है कि पाकिस्तान का एक प्रॉब्लम बड़ा है कि ये है सुन्नी और वो है सारे शिया। तो शिया सुन्नी की कभी भी ये जुड़ नहीं सकते, ये कुत्ते बिल्ली वाला इनका वैर है। तो एक तो ये प्रॉब्लम है, ये कभी भी सुधरेगा नहीं। तो ये सॉल्व इतनी जल्दी से होगा नहीं, और इसीलिए पाकिस्तान को भी मालूम है कि हमने मधुमक्खी के छत्ते में हाथ डाला है, ये अब हमें काटेंगे। और हमारे जो सारे जनरल ने तो पहले फूले हुए हैं, इतनी मधुमक्खियां अगर आगे काटेंगी तो यार फूल जाएंगे। तो इसलिए इन्होंने वहां पे सरेंडर कर दिया पहले ही कि भैया हमें कुछ मत कहना, हमारी मजबूरी थी, नहीं तो हमारे लोग ही हमें मार देते। पहली बात ये। तो ये एस्केलेट होने के चांसेस हैं, दुनिया भी चाहती है कि ये एस्केलेट हो। रीजन बीइंग, पाकिस्तान नामक जानवर से सभी परेशान है। भाई भारत परेशान है,
ईरान भी परेशान हो गया, अभी अफगानिस्तान शुरू से परेशान था, इनके अपने लोग भी इनकी कंट्री से परेशान है। तभी वो बोलते हैं जिंदा, जो पहले बोलते थे पाकिस्तान जिंदाबाद, अभी बोलते हैं पाकिस्तान से जिंदा भाग। और चाइना, इनका जो दोस्त था, वो भी इनसे दुखी है कि भाई पैसे दिए थे, लूट लिए, वो वापस आ नहीं रहे, कैसे वापस लिया जाए। तो सारे ही परेशान है। मुझे लगता है, मैंने आज भी एक शो किया था, वहां भी मैंने बोला कि अगर जयशंकर जी ईरान में गए, कुछ काम हो गया, अगर उसके बाद अफगानिस्तान भी चले जाते तो पूरा काम भी हो जाता। ये थोड़ी सी चूक हो गई उनसे, शायद अगली बार ये गलती नहीं करेंगे, ईरान के बाद वो अफगानिस्तान जाकर रहेंगे। और अगर ये तीनों कंट्रीज इकट्ठे हो जाएं, 1 घंटे का काम है, काम तमाम। पर ये जो आपने याद दिलाया, हमारे विदेश मंत्री जी गए थे ईरान और 24 घंटे बाद ही ये सब कुछ हो गया, और लोग इसको बड़ा जोड़कर देख रहे हैं कि कोई फॉर्मूला देकर आए थे हमारे विदेश मंत्री। कल हमने भी अपने जो पिछला वाला हमारा वीडियो था उसमें इसका जिक्र किया था। लेकिन मैं आपसे समझना चाह रही हूँ कि ऐसी खबरें क्यों आ रही है, पाकिस्तानियों को ऐसा क्यों लग रहा है कि भारत ने कोई मंत्र फूंक दिया ईरान के कान में? देखिए, पहले बात है कि जो पाकिस्तान है वो खुद जिन और ये सारे जो जादू टोने हैं, उसके बेसिस पे ही इनकी गवर्नमेंट पिछले 3-4 साल चली है। आपको मालूम है पिंकी फिरनी क्या कुछ करती थी इमरान खान के साथ। तो मुर्गे इतने जला दिए कि वहां पे मुर्गों का रेट 400 से 1200 रुपए हो गया, कोई मुर्गे बचे ही नहीं। तो ये इस तरह से तो फूक फूक के इन्होंने कंट्री चलाई है। इनको लगता है जैसे हम करते हैं वैसे ही सारे लोग भी अपनी कंट्री को चलाते होंगे। ऐसा नहीं है। एज फार एज पाकिस्तान इज कंसर्न, उनको लगता है कि जयशंकर जी वहां पर गए थे तो इसलिए ईरान ने हमारे कहने पर इन्होंने सर्जिकल स्ट्राइक करी है। देखिए, हमारे से ईरान ने एक ही बात पूछी कि भाई, मुझे ऐसा लगता है, मैं अनुमान लगा रहा हूँ, ईरान ने हमारे से क्या पूछा होगा कि भाई आप तो कोई तंग कर रहा हो, तो बहुत ज्यादा बार बार आपको तंग कर रहा हो, आप क्या करते हैं। तो जयशंकर जी ने बोल दिया हम तो सर्जिकल स्ट्राइक कर देते हैं, दैट्स इट। अब उन्होंने उसमें से क्या सीखा, क्या समझा, मुझे नहीं मालूम, लेकिन उन्होंने उसके बाद कुछ कर दिया। तो ये पाकिस्तान की तरफ से बातें आ रही हैं कि जयशंकर जी के जाने के बाद ये काम हुआ है। ऐसा कुछ भी हुआ नहीं। मजाक की बात अलग से है जो मैंने अभी बोली है। एक्चुअल में क्या है, सर्जिकल स्ट्राइक ईरान ऑलरेडी तैयारी कर रहा होगा। भारत कभी भी किसको बोलता नहीं है कि आप जाकर युद्ध कीजिए। हम हमेशा शांति की बात करते हैं, हम सनातनी हैं। सनातनी हमेशा बात करेगा कि युद्ध नहीं होना चाहिए, बातचीत से काम खत्म होना चाहिए। अगर बातचीत नहीं हो रही तो बातचीत करो ही ना, लेकिन युद्ध करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर सर पर आए तो ही युद्ध करना चाहिए। तो जयशंकर जी कभी भी ऐसी हरकत नहीं करेंगे कि वहां जाके उनको बोलें कि आप पाकिस्तान को कर दीजिए, ठोक दीजिए, वहां पे जाके मिसाइल फेंक दीजिए। और दूसरी बात, क्या आपको लगता है कि ईरान ने इतनी कच्ची गोलियां खेली हैं कि भारत ने बोला सर्जिकल स्ट्राइक कर दीजिए और वो सर्जिकल स्ट्राइक हमारे कहने पे करेंगे? ठीक है, हमारे दोस्त हैं, हम वहां पर सिर्फ ट्रेड की बातें करने जा रहे हैं, डेवलपमेंट की बातें करने जा रहे हैं, एक ट्रेड रूट्स को खोलने की बातें करने जा रहे हैं। वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन पाकिस्तान। आपने नोट किया होगा पिछले 8-9 सालों में हम पाकिस्तान का नाम लेना भी तौहीन समझते हैं। ऐसे लगता है कि थूक भी गंदा हो गया। तो जब हमारे अंदर ऐसी हरकतें हों कि हमारे दिमाग में कि इसका नाम भी लेना नहीं है, तो फिर हम किसी को जाके क्यों बोलेंगे ऐसी हरकतें करने के लिए। तो ये इनके अपने ख्वाब हैं, ये अपनी नाकामियां हैं जो हमारे सर के ऊपर डालने की कोशिश करते हैं। देखिए जी, भारत ने हमारे साथ क्या कर दिया। ऐसा कुछ भी नहीं है। वी आर ओनली इंटरेस्टेड कि भारत कैसे तरक्की कर सकता है और हमारी तरक्की से दूसरे कंट्रीज कैसे बेनिफिट ले सकते हैं। हम सिर्फ उसी काम पे लगे हैं, बेशक वो तालिबान हो, बेशक वो ईरान हो। और मुझे ऐसा लगता है कि अब अगले जो 10-20 हजार टन गेहूं भेजने का टाइम आ गया है अफगानिस्तान को और ईरान को भी। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। पर मुझे एक चीज समझ में नहीं आ रही है कि पाकिस्तान को अगर ये डर लग रहा है कि जी हमारे विदेश मंत्री ने वहां जाकर कुछ कहा है और इसलिए ऐसा हो रहा है, तो अच्छी बात है ना। ये डर तो उनके अंदर रहना चाहिए, क्योंकि पूरी दुनिया में पिछले 10 सालों में जो दुर्गति पाकिस्तान की हुई है वो भारत की कूटनीति का ही तो नतीजा है। पीएम मोदी ने सीधे सीधे कोई वार नहीं किया पाकिस्तान पर, लेकिन कूटनीतिक तरीके से, डिप्लोमेटिक तरीके से किस तरह से पाकिस्तान का पर्दाफाश किया है। पूरी दुनिया जानती है कि आतंकवाद को कौन दुनिया भर में भेज रहा है, पाकिस्तान भेज रहा है। अब अच्छा है, ईरान ने भी समझ लिया है, ईरान भी उसी मुद्दे पर आ रहा है। और अब आप ये देखिए हमारे विदेश मंत्रालय की तरफ से किस तरह का स्टेटमेंट आया। भारत ने कहा है कि 2 मुल्कों का मसला है, हम बीच में नहीं बोलेंगे, लेकिन अपनी रक्षा करने का अधिकार हर देश को है। आतंकवाद को भारत किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं करेगा। तो ये मैसेज बहुत है कि ईरान भी समझ गया कि आतंकवादी आ कहां से रहे हैं, पाकिस्तान से आ रहे हैं। देखिए जो अंजू जी, आप इस मुद्दे को समझिए क्या है। पाकिस्तान ने जो स्टेटमेंट दी अपनी, तो उसके अंदर क्या बोला
कि भाई वहां पर जो टेररिस्ट थे वो हमें तंग करने थे। हमने ईरान को बड़ी बार बोला, इन्होंने सुना नहीं, हमने सर्जिकल स्ट्राइक कर दी। अब ये देखिए, उन्होंने ये भी बोला कि हमने बड़ी बार उनको प्रूफ भी दिए हैं, लेकिन ईरान ने कोई हरकत नहीं करी थी, हमें करना पड़ गया। भाई भारत भी तो देता था आपको सारे प्रूफ, आपने कौन सा कुछ काम कर लिया था? दैट मीन्स ये हमें बता रहे हैं कि भैया हमने जैसे काम किया है आप भी कर लीजिए। अगर आप प्रेस रिलीज उनकी देखेंगी तो उनकी जो प्रेस रिलीज है पाकिस्तान की, वो वही वाली प्रेस रिलीज है जो भारत ने पाकिस्तान को लिख के दी थी कि हम आपको इतने बार डोजियर देते हैं, आप कोई काम करते ही नहीं है, इसलिए हमने सर्जिकल स्ट्राइक करी। पढ़े लिखे लोग तो है नहीं, मदरसा छाप हैं, तो ये सड़क छाप लोग जो हैं, इन्होंने हमारी ही स्टेटमेंट कॉपी करके ईरान को थमा दी। अब भारत के लिए बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है, भाई जो इन्होंने बोला है हमारी स्टेटमेंट कॉपी तो कर ली, कि अगर आपके कंट्री में, किसी भी कंट्री में अगर उग्रवादी बैठे हैं, पनप रहे हैं, ट्रेनिंग ले रहे हैं, तो किसी भी कंट्री के पास हक है कि वहां जाकर सर्जिकल स्ट्राइक कर दे। हमारे पास तो सारे कोऑर्डिनेट्स हैं कि कहाँ कहाँ पे इनके उग्रवादी के अड्डे हैं, कहाँ पर लॉन्च पैड्स हैं। तो दैट मीन्स हमारे लिए रास्ता खोल दिया। भाई आप ही की स्टेटमेंट है, आपने जैसे किया हमने भी कर दिया। और मुझे लगता है अगर अब भारत ऐसी हरकत करेगा, ईरान भी सपोर्ट करेगा, अफगानिस्तान भी सपोर्ट करेगा, अमेरिका भी सपोर्ट करेगा, सभी सपोर्ट करेंगे, बिकॉज दुनिया में कोई भी ऐसा कंट्री नहीं है जो इनसे दुखी नहीं है। और भाई यूरोप इनसे इतनी दूर है, वो दुखी हो चुके हैं इनसे, क्योंकि इनके जिहादी बोट में, जो गुब्बारे वाली बोट होती है, उसमें बैठ बैठ के वहां जाते हैं, मिन्नतें डालते हैं, और जैसे ही वहां पर पहुंच जाते हैं यूरोप में, वहां जाकर वही इस्लाम का झंडा, इस वही पाकिस्तान, वही हरकतें ये करनी शुरू कर देते हैं। इसलिए सारी दुनिया इनसे दुखी है। भारत को एक स्टेप लेना है, और आपको अंदाजा भी नहीं है कि कितनी सपोर्ट भारत को मिलने वाली है। और जयशंकर जी ने, आपको याद होगा, पुतिन से जब रिसेंटली मिले थे, वहां पे एक स्टेटमेंट दिया था कि 24 में हम बहुत बड़ा एक काम करने वाले हैं। बताया नहीं कौन सा काम करना है। बहुत कुछ बदलने वाला है। पर पाकिस्तान जो ये दावा कर रहा है कि हमने ईरान में जो हमला किया है, तथाकथित हमला, पता नहीं हुआ या नहीं। अभी राहुल गांधी भी वो सबूत मांग रहा होगा, मुझे लगता है पाकिस्तान से, कि हमले के सबूत दो, सर्जिकल स्ट्राइक के सबूत दो। यात्रा बीच में रोक के कहीं बैठा होगा। लेकिन ये जो तथाकथित हमला किया गया है आतंकवादियों पर, कि ईरान में आतंकवादी पाए जाते हैं, वो आतंकवादी जो पाकिस्तान में आकर हमले करते हैं, मतलब जो खुद पाकिस्तानियों को, जो खुद आतंकवादियों को पैदा करने वाली फैक्ट्री है, वो कह रहे हैं कि मेरे से भी बड़ी फैक्ट्री उस कंट्री में है। देखिए, पाकिस्तान का यही स्यापा है शुरू से। आपको याद होगा, इन्होंने एक बार डोजियर दिया था यूनाइटेड नेशंस के अंदर कि हमारे पास पूरी जगह के नक्शे हैं, जहां जहां पर भारत ने लॉन्च पैड्स बनाए हुए हैं, जहां पर उग्रवादी क्रिएट करते हैं, और ये उन्होंने सारी वहां पर डोजियर दे दिया। यूनाइटेड नेशंस के लोगों ने वो डोजियर पकड़ा और डस्टबिन में फेंक दिया, जिसके ऊपर लिखा था कि नेवर एवर अगेन कम अस विद दिस काइंड ऑफ फेक डॉक्यूमेंट्स। तो ये जो पाकिस्तान है, अपनी ही नाकामियों को छुपाने के लिए ऐसे डोजेस क्रिएट करता है, ऐसे स्टेटमेंट्स देता है, अपने एक्शंस को सही साबित करने के लिए। लेकिन सुनता कौन है इनकी? क्योंकि सभी को मालूम है ये झूठी कौम है, झूठे लोग हैं, और झूठा ही इनका मजहब है। तो इसलिए ये जो बोल रहे हैं कि भी आपके वहां पर उग्रवादी थे, हमने बड़ी बार बोला, आज तक तो हमने कभी सुना नहीं कि ईरान से कोई आकर यहाँ पर कोई हरकतें कर रहा है। ऐसा कभी होता ही नहीं है। इन्हीं के लोग पूरे दुनिया में एक्सपोर्ट किए जाते हैं, उग्रवादी। तो क्योंकि इनके पास इंडस्ट्री ही एक है, डुप्लीकेट और नकली हथियार, और ये सो कॉल्ड जिहादी, जो इस्लाम का झंडा गाड़ने के लिए पूरी दुनिया में ये फैल रहे हैं। तो इसलिए इन्होंने जो बोला है ईरान के लिए कि भाई वहां पर उग्रवादी थे जो हमारे यहाँ आकर हमें तंग करते हैं, बलोची थे, बलोच लिबरेशन फ्रंट के लोग थे। ऐसा कुछ भी नहीं है। बलोची जो है सारे के सारे पाकिस्तान में बैठे हैं, वहीं पर वहां बैठकर वो पाकिस्तान आर्मी की टैंटे फिश कर रहे हैं हर रोज। और वो उनको देखते ही बलोच लिबरेशन आर्मी हो, फिशो को टीटीपी हो, टीटीपी मतलब कौन है? तहरीके तालिबान पाकिस्तान की बात नहीं कर रहा हूँ, इनका एक्चुअल में फुल फॉर्म है टुकड़े टुकड़े पाकिस्तान। तो ये टुकड़े टुकड़े पाकिस्तान हो गया, बलोच लिबरेशन आर्मी हो गई, और इमरान खान हमारा, जिसने हमारे से 100 करोड़ रुपए लिए थे, ये सारे लोग पाकिस्तान की ऐसी तैसी फेरने के लिए बहुत है। हमें, मुझे लगता नहीं है कुछ ज्यादा कुछ काम करने की जरूरत है। हम तो बस बैठ के पॉपकॉर्न लेकर खाएं और हर रोज मजे लें। मजे ले। और आप ये सोचो, मजे तो इमरान खान भी ले रहा होगा जेल में बैठकर, क्योंकि जो आग आर्मी में लगाई है, 2 टुकड़ों में आर्मी बट गई है। अब उसी आर्मी में मुनीर जो चीफ है इस वक्त, उसकी ऐसी तैसी हो रखी है। मतलब 12 घंटे 24 घंटे सोचने के बाद उसको जाकर हमला करवाना पड़ गया। नौ से लग रहा था उसके बंगले पे लोग आ जाएंगे, मोर मार उड़ा कर ले जाएंगे, फ्रिज में जो सामान रखा हुआ है वो लेके जाएंगे। इसके डर के मारे मुनीर ने ये काम किया।
देखिए पहली बात तो उसका नाम भी बड़ा अजीब है, मुनीर। मैं जब भी सुनता हूँ मुनीर, मुझे ऐसा लगता है मुन्नी, मुन्नी बदलाव हुई, वो वाला हाल है इसका कि कोई भी काम होता है वहां पे मुनीर के सिर पे डाल देते हैं कि मुन्नी बदलाव भी होने वाली है। वो वाला हाल है मुनीर के साथ तो। और ये बदनाम ही होगा, बेचारा सिर्फ वेट कर रहा है कि कहीं से पैसे आ जाएं, ये रिटायरमेंट ले और ऊपर जाकर वो कोई ना कोई पिज्जा शॉप खोल दे, वहां पे चेन खोल ले, कोई आइलैंड्स खरीद ले, कोई ऐसे काम करे अमेरिका में यूरोप में जाकर। सिर्फ पैसे ही नहीं आ रहे, इसीलिए इसने ये हरकत करी है। अभी आप देखेंगे ये किसी ना किसी कंट्री में चक्कर लगाने जाएगा, इसके बाद ये सऊदी अरेबिया में जाएगा, ये चाइना में जाएगा कि भाई बाप हमें बचा लीजिए, ईरान को बोलिए कि हमारे ऊपर अटैक ना किया जाए। क्योंकि ईरान चाइना से बिना पूछे कोई काम नहीं करता। चाइना की पूरी सपोर्ट है ईरान के पास। पाकिस्तान की भी सपोर्ट चाइना से खत्म होती जा रही है, बिकॉज इन्हें लगता है कि पाकिस्तान ने हमें बहुत बुरी तरह से धोखा दिया है। ये सिर्फ इनको पाल के रखा है सिर्फ भारत के अगेंस्ट खड़ा करने के लिए। इन्हें भी कोई जानवर चाहिए, और पाकिस्तान से बढ़िया जानवर चाइना को नहीं मिल सकता। सिर्फ यही वैल्यू है। लेकिन ईरान के साथ चाइना के लॉन्ग टर्म प्लानिंग है कि कैसे वहां से तेल लिया जाए, वहां पर डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स किए जाएं। सिर्फ सैंक्शंस के कारण चाइना नहीं कर पा रहा, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता चाइना वहां पे घुसता जा रहा है ईरान के साथ। और ईरान भी अब चाइना को बहुत अच्छा दोस्त मानता है। ईरान ही ऐसा कंट्री है जो चाइना को भी और भारत को भी अपना दोस्त मानता है आज की डेट में। हम वहां पर डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं, चाबहार का पोर्ट है, हम काम कर रहे हैं, और भी बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स हैं, जैसे रोड लाइंस की हम बात कर रहे हैं कि जो सेंट्रल एशिया तक हमें जोड़ेगी, भारत को सेंट्रल एशिया तक थ्रू ईरान। चाइना भी ये काम कर रहा है, और वो भी चाहता है कि यहाँ पर सुख शांति रहे। बट चाइना का एक और प्रॉब्लम भी है। चाइना चाहता है कि जो अगले इलेक्शंस आ रहे हैं अमेरिका के अंदर 24 के अंदर, जो बाइडन और ट्रंप के बीच में जो लड़ाई होने वाली है, चाइना चाहता है कि अमेरिका को किसी ना किसी तरीके से इस एरिया में घेरा जाए। जैसे अभी ईरान को यूज करके उन्होंने जैसे इसराइल को घेरा है, अभी हौतीस के जो यमन के अंदर है वहां पर घेरा जा रहा है। चाइना वांट्स अमेरिका टू बी एंगेज इन अ बिग वे इन दिस एरिया, ताकि अमेरिका फंसा रहे और कहीं ना कहीं चाइना भारत में पंगा ले या ताइवान में पंगा ले। देखते हैं कहाँ पे जाकर ये बात रुकती है। अमेरिका भी डायरेक्टली इस पे एंटर नहीं करना चाहता। ईरान को बोलकर इन्होंने 3 कंट्रीज के ऊपर अटैक साइमल्टेनियसली किया है, ये भी कभी होता नहीं है। और ये सारे के सारे इस्लामिक मुल्क हैं, उन्होंने कोई भारत पे या इजराइल पर हमला नहीं किया है। पाकिस्तान, सीरिया, इराक, ये छोटी बात नहीं है। और ये इतनी हिम्मत, ईरान जैसी कंट्री जो कि सैंक्शंस के अंडर हो, अपने कंट्री में बहुत बड़ा स्यापा पड़ा हो, हिजाब का स्यापा है, इवन जो लोग हैं वो भी गवर्नमेंट के अगेंस्ट हैं, वो इतनी बड़ी हरकत कर दे ओवरनाइट, ये नहीं हो सकता जब तक पीछे से किसी की सपोर्ट ना हो। और सपोर्ट एक ही कंट्री की है, वो है चाइना। और आप देखो ना चाइना का स्टेटमेंट क्या है कि आप दोनों मियां देश हो, दोनों मुस्लिम कंट्री हो, संभल कर हो, आराम से बैठकर बात करो, एक दूसरे पर हमला ना करो, ये स्टेटमेंट दिया है चाइना ने। देखिए चाइना हमेशा ही मिडिल पाथ लेकर चलता है। वो कभी भी डायरेक्टली आकर किसी को क्रिटिसाइज नहीं करेगा, किसी की प्रेज नहीं करेगा। ये चाइना का हमेशा ही फॉर्मूला रहा है। तो ये कभी भी एक्सट्रीम में नहीं जाते। तो अभी जो इन्होंने स्टेटमेंट दिया है, इनकी मजबूरी है। रीजन, पाकिस्तान नामक जानवर भी चाहिए उनको, लेकिन ईरान जैसा फ्यूचर पार्टनर भी चाहिए। तो दोनों को खुश करने के लिए एक स्टेटमेंट दे दिया, ताकि पाकिस्तान भी खुश हो, जी साढ़े ना चाइना हैगा, उधर ईरान भी बोलता है ये चाइना हमारे साथ है। तो दोनों को इन्होंने एक बढ़ के मारने के लिए एक स्टेटमेंट दे दिया कि चाइना हमारे साथ है। जबकि चाइना की इंटरनेशनल डिप्लोमेसी में पकड़ कितनी है? दैट इज जीरो। पकड़ है तो भारत की। आज अगर ईरान के लिए मोदी जी स्टेटमेंट दे दें, पाकिस्तान में आग लग जाएगी। ये है पावर भारत की, और भारत की स्टेटमेंट की वैल्यू की। चाइना की स्टेटमेंट की वैल्यू क्या है? जीरो। इसलिए फर्क नहीं पड़ता कि चाइना ने क्या बोला है। ये सिर्फ पाकिस्तान के लिए है कि देखिए जी चाइना हमारे साथ है, अदरवाइज इट हैज जीरो वैल्यू। और फिर आप ये देखो कि अगर ये सच्ची में ये जो तथाकथित सर्जिकल स्ट्राइक अगर किया है पाकिस्तान ने, तो इनकी मीडिया को इजाजत क्यों नहीं दी जा रही कि वो इस पर कुछ बोले? उन पर तो बैन लगा दिया है, कल से उन सबकी बोलती बंद कर दी है। कह दिया गया है कि ना तो वो उस जगह पर जाएंगे जहां पर ईरान ने हमला किया, उन्होंने सर्जिकल स्ट्राइक किया, ना उस जगह पर जाएंगे, ना उस बारे में बात करेंगे। तो डर किस बात का लग रहा है पाकिस्तान को अब? अंजू जी, आपको याद होगा जब हमने बालाकोट में स्ट्राइक करी थी, 2 महीने तक वहां पर किसी को जाने की परमिशन नहीं थी। भाई अगर कुछ कौवे ही मरे थे, कुछ पेड़ गिरे थे, तो दिखा देते। आपको डर क्या था? तो 2 महीने के लिए आपने किसी को जाने नहीं दिया। कोई वीडियो वहां पर बना नहीं सकता था। मीडिया के ऊपर बिल्कुल ब्लैकआउट था। 2 महीने के बाद जब पूरी बिल्डिंग के ऊपर पेंट पूर्ण कर दिया, पेंट तो नहीं, ये कली कुली करते होंगे, पेंट के पैसे कहाँ हैं इनके पास, तो जो इन्होंने पोछे पोछे मारे थे वो दिखाने के लिए इन्होंने मीडिया को लेकर गए।
तो वहां पर हमारे जैसा कोई शरारती सुमित जैन खड़ा होगा, उसने बोला सर ये बिल्डिंग तो ठीक है आपकी, बिल्कुल इंटैक्ट है, यहाँ पे कुछ हुआ नहीं है, ये जो आपने पोछा मारा है ये इतना फ्रेश फ्रेश क्यों लग रहा है। तो ये आप समझ लीजिए कि ये हालत थी इनकी कि चोरी भी करनी तो वो उसके बाद सीना चोरी भी करनी, वो हालत है पाकिस्तान की। और वह तब भी इन्होंने यही बोला था कि कुछ हुआ नहीं है, अभी भी इनका यही हाल है। सो दे हैव नथिंग टू से, दे हैव एवरीथिंग टू हाइड। नाक कटी हुई है पहले ही, भारत ने काट दी थी, अब जो थोड़ी बहुत बची थी शूर्पणखा की नाक, वो ईरान ने भी काट दी है। अब ये जो मुन्नी कहाँ जाके अपना मुंह छुपाएगा, मुझे समझ नहीं आता। पर पाकिस्तानी यूट्यूबर्स जिनको भारत में अगर जरा सी एक सुई भी गिरे तो भी बड़ा दिलचस्पी होता है उस मुद्दे पर बात करने का, अपने यहाँ इतना कुछ हो रहा है उस पर तो बात नहीं कर रहे। मैंने तो पाकिस्तानी यूट्यूबर्स को नहीं सुना इस मसले पर ज्यादा बोलते हुए। अंजू जी मैंने इनवाइट किया है उनको कि भैया आपने बड़ी बार अपने नूह के ऊपर, मणिपुर के ऊपर बड़ी बड़ी लंबी लंबी अपने वीडियोस बनाई हैं, दिन में 4-4 वीडियो, देखिए क्या हो गया है, ये देखिए क्या हो रहा है, मोदी जी तो गए, मोदी जी की तो पॉपुलैरिटी डाउन हो रही है। मैंने कहा अपने बड़ी वीडियोस बनाई हैं। अब मैं आपको पहली बार, मैंने आज तक आपको कभी इन्वाइट नहीं किया है अपने शो के ऊपर, क्योंकि मुझे लगता है कि अपना अकाउंट को गंदा करना है, मैं इन्हीं के अकाउंट में जाके मैं गंद डाल के आ जाता हूँ। तो लेकिन अब मैं इनको बुला रहा हूं तो ये आने को तैयार ही नहीं है, जैसे कि सांप सूंघ गया हो। ये इनकी असलियत है, एक्चुअल डीएनए इनका यही है। जब कोई मौका मिलता है ये भागने के लिए तैयार रहते हैं, इनकी आर्मी भी और ये सो कॉल्ड जर्नलिस्ट ऑन यूट्यूब ऑल्सो। तो अभी आपको क्या लग रहा है, पाकिस्तान अगर ये हालात खराब होते हैं तो, जैसे हमने यूक्रेन रशिया वॉर देखा है, हमास और इसराइल के बीच देखा है, कितने लंबे खिंच जाते हैं ये वॉर। पाकिस्तान जिसके पास आटा नहीं है खाने के लिए, वो क्या इस तरह के वॉर को झेल पाएगा। अब पंगा तो ले लिया, पत्थर फेंक के तो आ गया है, लेकिन अब जो पंगा लिया है उसका क्या होगा। ईरान तो ताबड़तोड़ अगर मिसाइल्स लेके आ गया अपनी तो फिर काम खराब हो जाएगा। यहाँ पर बैलिस्टिक मिसाइल्स ही दागेगा वो सीधे सीधे। तब ये जो हमें भारत को धमकियां देते फिरते थे, हमारे पास परमाणु बम है, एटम बम है, फोड़ देंगे, ये कर देंगे, वो करेंगे, वो सारे के सारे कहाँ छिप गए आज। देखिए पहली बात वो मेड इन चाइना थे, आपको भी मालूम है, चलने वाले तो है नहीं, इनको भी मालूम है। तो देखिए मैं से अपनी कंट्री की तारीफ कर रहा हूँ जहाँ पे मैं रहता हूँ, पाकिस्तान की मैं बेइज्जती नहीं कर रहा। तो पहली बात ये है, ईरान और पाकिस्तान का ये वॉर लंबा नहीं खींचेगा, मुझे नहीं लगता कि ये एस्केलेट होगा। थोड़े बहुत हो सकता कि वहां से रिटेलिएटरी कोई आंसर आ जाए, और जैसे ही अगर दोबारा से ईरान ने कोई आंसर दिया पाकिस्तान को, आप देखेंगे इमीडिएटली सरेंडर कर देंगे, वहां पे बोलेंगे माई बाप हमारे को दोबारा से कुछ मत करना, क्योंकि अगर आपने दोबारा किया, उधर से अफगानिस्तान भी तैयार है, भारत तो तैयार है ही है, और मोदी जी मौके की ही वेट कर रहे हैं कि मौका कौन सा वीक पॉइंट मिले और मैं जाकर इनका तमाम कर दूं काम। तो देखते हैं, ये मेरा अपना अनुमान है, जितना मैं जियो पॉलिटिक्स को समझता हूँ, ये एस्केलेट नहीं होगा, क्योंकि एस्केलेट होने से पहले ही पाकिस्तान सरेंडर कर देगा, जो इनकी हिस्ट्री है। तो ज्यादा नुकसान पाकिस्तान का ही होने वाला है अगर वो एस्केलेट भी करेगा। करेगा भी कैसे, कितनी उसके पास तो होंगी भी नहीं वो मिसाइलें। एक अद्दी होगी वो फेंकी होगी, फिर कह दिया देखो मैंने तो दिखावे के लिए फेंकी है, प्लीज बेयर विद मी, मैं क्या करूं, मेरे अपने देश में इतने बुरे हाल हैं, तो दिखावे के लिए सब कुछ किया गया है। लेकिन इस पूरे मामले में आपको क्या लग रहा है कि जो हमने टेंशन, अब पाकिस्तान ने भारत में कितनी बार, अभी हाल ही में जिस तरह से पुंछ राजौरी में हुआ, आतंकवादी वहां भेजे, घुसपैठ करवाई, फिर चाइना भी कोशिश कर रहा था कि जो एलएसी पर उसकी तरफ ट्रूप्स तैनात किए गए हैं वो कहीं ना कहीं उधर चले जाएं, इसलिए उसने पाकिस्तान से सब हरकतें करवाई। अब क्या लगता है अब क्या होगा, क्योंकि चाइना को भी तो अपने दोस्त चाहे जो भी है, पाकिस्तान का कुछ ना कुछ तो साथ देना पड़ेगा ना। देखिए मैं बहुत देर से बोल रहा हूँ इस चीज को कि चाइना लगा हुआ है कि किसी तरीके से अपोजिशन जो भारत की है, इसे कोई पॉइंट मिले जिसके ऊपर वो मोदी जी को घेरे। ये बहुत देर से बोल रहा हूँ, ये ताक में है, और ताक भी इतनी ज्यादा है, वो खुद नहीं लड़ेगा, करेगा तो हमेशा पाकिस्तान के थ्रू ही कोई ना कोई हरकत करवाएगा, और उसके लिए पाकिस्तान को कुछ पैसे दे दी जाएंगे, ये ले हड्डी फेंक दी, अब तो भौंकता है। तो पाकिस्तान उस पैसे के चक्कर में कोई भी एडवेंचर करने के लिए तैयार हो सकता है। और 24 के इलेक्शन जितने भारत के लिए इंपॉर्टेंट है, उतने ही चाइना और पाकिस्तान की एग्जिस्टेंस के लिए भी इंपॉर्टेंट है। ये सभी चाहते हैं कि मोदी जी को आसानी से विन ना मिले, कोई ना कोई यहाँ पे प्रॉब्लम हो, लोगों के दिमाग में इनके लिए नफरत खड़ी हो, और उसके लिए कुछ भी हरकत करने के लिए ये तैयार होंगे। तो चाइना पाकिस्तान को यूज करेगा, ये मैं दावे से बोल सकता हूँ। हमारी भी पूरी तैयारी है इस चीज के लिए, बट यू नेवर नो, दुश्मन को कभी भी कम नहीं हाकना चाहिए। बेशक वो चाइना है, इनकी इकोनॉमी डाउन है, लेकिन दुश्मन दुश्मन ही होता है, हमें लाइटली नहीं लेना चाहिए इधर चाइना और पाकिस्तान। और ये कोई हरकत करेंगे
मैं पूरा इसके ऊपर आज भी स्टैंड करता हूं, दे विल ट्राई टू डिस्टर्ब भारत, ताकि एक तो हमारी जो ग्रोथ है ये रुके, दूसरा मोदी जी वापस ना आ पाए, और तीसरा जो सारी कंपनीज चाइना से निकल निकल कर भारत में आ रही हैं उनके ऊपर भी रोक लगे कि ये कंट्री सेफ नहीं है भारत, जहां पर इन्वेस्टमेंट नहीं करनी चाहिए। तो ये सारा कुछ करने के लिए ये हरकत की जाएगी, और इसी बात का मुझे डर है। आपको डरने की जरूरत नहीं है, पाकिस्तान और चाइना को भी समझ लेना चाहिए कि 22 जनवरी को अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है। हम ये मानकर चल रहे हैं कि राम राज्य आएगा, और उस राम राज्य से पहले असुरों के बुरे दिन आ गए हैं, इसीलिए सब कुछ हो रहा है जो पाकिस्तान में हो रहा है, जो ईरान कार्रवाई कर रहा है, ये उसी राम राज्य का कमाल है। तो इनको समझ में आ जाना चाहिए कि मोदी जी के बराबर कोई पहुंच भी नहीं सकता। अब देखो वो न्याय यात्रा में लगे हुए हैं, उनको अपनी ही पार्टी की एक महिला नेता के खिलाफ पोस्टर लग गए हैं बंगाल में कि उसको न्याय दिलाइए, पहले किसको न्याय दिला रहे हैं। तो कांग्रेस के राहुल गांधी अपनी पार्टी की एक महिला नेता को न्याय नहीं दिला पाए, तो बाकी किसको न्याय दिलाएंगे सर? देखिए, ये अन्याय पहले हमने देखा था, इन्होंने भारत तोड़ो यात्रा शुरू करी, अभी इन्होंने अन्याय यात्रा शुरू कर दी है। न्याय यात्रा नहीं है, ये अन्याय यात्रा है। और देखिए कितना अन्याय हो रहा है। मणिपुर में गए, किसी ने इनकी बात नहीं सुनी, वहां पर ये वहां पर भी हक 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 की बात करके आ रहे हैं। ये कौन से हक की बात करते हैं भाई? जो हक आपने 75 साल आपने या 70 साल आपने राज किया इस देश के ऊपर, तब तो आपने किसी को हक दिया नहीं। हक दिया तो सिर्फ एक मोमिन्स को, कि पूरा हक दे दिया हर चीज के लिए। और कौन से हक की बात करते हो? अपने टाइम पर आपने किसी को हक दिया नहीं। अभी जब मोदी जी आ गए हैं तो आप सभी को हक की बात करते हो। आपकी अपनी पार्टी के अंदर किसको हक मिला? और अभी तक राहुल गांधी ने जो इनके ऊपर बड़े बड़े केसेस लगे थे अमेठी के अंदर, जिनको इन्होंने लड़कियों को दफना भी दिया, उसके बाद गायब कर दिया, उसका हक कब देंगे ये? उसको न्याय कब मिलेगा? पहले तो उन्हीं की बात कर लेते हैं। इनकी पार्टी की बात बहुत दूर की बात है। राहुल गांधी जिन केसेस की मैं बात कर रहा हूं, आपको भी मालूम है, उनको न्याय कब देंगे? उनकी फैमिलीज को न्याय कब मिलेगा जिन्हें मारकर इन्होंने दफना दिया, परमानेंटली मुंह ही बंद कर दिया? तो इसलिए ये अन्याय करने वाली पार्टी कांग्रेस और उनका युवराज, ये न्याय देंगे किसी को? और ये आपने बिल्कुल सही बोला है, 22 जनवरी को राम राज्य स्थापित हो रहा है ये भारत में। और उससे पहले वाकई ही इनके जो सपोर्टर्स है पाकिस्तान, वो बुरी तरह से ठुकते जा रहे हैं। दैट मीन्स इनका कुंभकर्ण गया, मेघनाथ गया, अब रावण की बारी है। और रावण का वध भी मोदी जी के हाथों ही लिखा है, और कोई नहीं करेगा, ये भी गारंटी है मेरी। और मुझे तो ये सोच सोच के बड़ी चिंता हो रही है कि मणिशंकर अय्यर जो हर दूसरे दिन पाकिस्तान में पड़े रहते थे, मोदी को हटाओ, ये मदद मांगते थे, ये सब लोग सबूत भी तो मांग रहे होंगे ना पाकिस्तान से कि सबूत दो भाई, तुमने सर्जिकल स्ट्राइक किया या नहीं। तो उसके लिए पाकिस्तान क्या करेगा? क्या खोल लेके आएगा उस मिसाइल की कि हमने ये दागी थी? नहीं, ये पाकिस्तान से प्रूफ नहीं मांगेंगे, ये ईरान से मांगेंगे कि भाई आपने जो 2 लड़कियों की डेथ हुई है हमारे पाकिस्तान में 2 लड़कियां मर गई, आपने इतनी मिसाइल्स फेंकी, पूरा एरिया जल गया, और उसमें सिर्फ 2 लड़कियां रात के अंधेरे में 3 बजे अकेली बैठी हुई थी और वो मर गई। बाकी किसी को कुछ नहीं हुआ, क्योंकि वो इस्लाम को फॉलो करते हैं ना, तो जल्दी से मरते नहीं है लोग। तो लड़कियां मर गई। ये विक्टिम कार्ड खेलने का जो इनका जो ना एक हिस्ट्री है 1400 सालों की, ये विक्टिम कार्ड इमीडिएटली बच्चों को या औरतों को सामने खड़े कर देंगे, देखिए जी इनकी मौत हो गई, और बाद में जैसे ही कैमरा बंद होता है वो उठ के भाग भी लेती हैं। तो ये इनका जो तरीका है हमेशा करने का काम, ये आपने हमास के टाइम पे भी देखा है और पाकिस्तान में भी। आप सोच के देखिए, पूरा एरिया तहस नहस कर दिया ईरान ने, और ये बोल रहे हैं वहां पे 2 बच्चियों की मौत हो गई है, बहुत बुरा काम किया। ईरान बोल रहा है कि हमने पूरा ट्रेनिंग कैंप थे या जो भी था, हमने पूरा का पूरा तहस नहस कर दिया है, सारे उग्रवादियों को मार दिया है, और ये 2 बच्चियों को, दैट मीन्स इनके लिए बच्चियां भी उग्रवादी हैं। हाँ, उग्रवादी इसलिए लगते हैं इनको क्योंकि इनके जो कंट्री है उसके अंदर ना तो बहू सेफ है, ना बीवी सेफ है, ना किसी और की बीवी सेफ है, ना बच्चियां सेफ हैं। तो इनको लगता है कि ये हमारा जो दिमाग है और हमारा कंट्रोल है खत्म करती हैं, तो इनके सभी जो सारी लड़कियां हैं इनको उग्रवादी ही लगती हैं। तो इसलिए शायद इन्होंने सही बोला है कि 2 उग्रवादी मारे गए लड़कियां। शुक्र है सुमित जी, जब भारत ने बालाकोट में सर्जिकल स्ट्राइक किया तब तो 2 कौवे मारे गए थे। अब की बार इन्होंने स्टेटमेंट बदला, अब इन्होंने 2 लड़कियां लेके आ गए। अब देखो ना मतलब कितनी तेज रफ्तार से आगे बढ़ रहा है पाकिस्तान। मैंने तो लास्ट में बोला था, आपने गलती कर दी, इनको कौवे बोलने की बजाय चूहे बोलना चाहिए था, क्योंकि चूहों से ज्यादा है नहीं। और हमने देखा है कि इजराइल ने चूहों की तरह हमास के लोगों को गाजा में से बाहर निकाला,
जो उनकी टनल्स थी वहां पर, उसके अंदर समुद्र का पानी भर दिया और चूहों की तरह बाहर निकले हैं, जैसे पानी आने पे चूहे बाहर निकलते हैं। ये चूहों की कौम है और ये कुछ भी नहीं कर सकते, ये चूहों जैसा दिल है और इनके अंदर हिम्मत नाम की चीज नहीं है। तभी ये हमेशा बोलता हूं मैं हिंदुओं को, ये झुंड में आते हैं, कभी अकेले नहीं आते। और झुंड में आकर अकेले कोई आदमी होगा उसको उसके ऊपर वार करेंगे, झुंड में आकर झुंड का मुकाबला भी ये कर नहीं सकते। ये सिर्फ सरेंडर करने वाली कौम है और मजहब है, इसलिए इनके ऊपर जितना हंसा जाए उतना कम है। मजे लीजिए, एंजॉय कीजिए, और पाकिस्तान की बर्बादी को जितना आप एंजॉय कर सकते हो आप कीजिए। और ये टाइम मोदी जी लेकर आए हैं आपके लिए, इसको भी भूलना मत। बिल्कुल। और देखते हैं अगले 24 घंटे में कितनी चिट्ठियां लिखी जाती हैं पाकिस्तान की आर्मी की तरफ से। और मुन्नी, मेरा मतलब मुनीर क्या करते हैं। बदनाम तो हो ही रहे हैं बेचारे, हाँ, लेकिन देखते हैं अब किस तरह की रणनीति लेकर आते हैं और कितने खोखे फेंकते हैं मिसाइल के, और कह देते हैं उनको कि देखो ये बोलना कि वो मिसाइल की हम सिर्फ खोखे फेंकेंगे, क्योंकि है तो नहीं हमारे पास, कुछ भी पैसा तो है नहीं, तो कहां से लाएंगे सब कुछ, गोला और क्या। बारूद भी चाहिए सर उसके लिए। ऐसे थोड़े मतलब मिसाइल बन जाती होगी, नहीं। नहीं, ये तो बनाते भी कुछ नहीं है, ये तो चाइना से मंगवाते हैं सारा कुछ। और चाइना वाले भी वो वाली चीजें भेजते हैं यहाँ पर, जो इन्होंने टेस्ट करने के बाद टेस्ट की होती हैं, वो खोल जो बाकी बच जाता है टेस्ट करने के बाद वो यहाँ भेज देते हैं। हमने देखा, आपको याद होगा कोरोना के टाइम पर भी जैसे इन्होंने यहाँ पर मास्क भेजे थे। मैं वो बताना नहीं चाहता हूँ कि जो पुराने यूज अंडरवियर थे यहाँ कंट्री के, उसके मास्क बना के तो इमरान खान को दे दिए। ये तो चाइना के लिए पाकिस्तान की औकात है। आपको लगता है कि ये इनको हथियार दे देंगे चलने वाले? पॉसिबल ही नहीं है। जो चला फिला, जो गला सड़ा इनके पास सामान होता है वही पाकिस्तान में आता है। और इसीलिए थोड़े दिन पहले आपने एक न्यूज सुना होगा कि पाकिस्तान की आर्मी के लोगों ने ये कंप्लेंट भी किया है कि जो जो चीजें चाइना से आ रही हैं वो हमारे कंट्री में चल ही नहीं रही। ना इनके बसेस चल रही हैं, ना टैंक चल रहे हैं, ना ट्रक चल रहे हैं, ना मिसाइलें चल रही हैं, कुछ भी चलता नहीं है। मुझे लगता है शायद इनको एक बार अपने न्यूक्लियर बॉम्ब भी अपने ऊपर ही टेस्ट कर लेना चाहिए। एक तो टेस्ट भी हो जाएंगे और स्यापा भी खत्म हो जाएगा दुनिया के लिए। हाँ बिल्कुल। मुझे तो लग रहा है कि उनको अब लगने लगा होगा कि अगर सब चीजों में जंग लग गया तो एक बार एटम बम और परमाणु बम को भी टेस्ट करके देख लिया जाए, न्यूक्लियर बम चलता अपने भी है ऊपर, या नहीं। हाँ अपने ऊपर। हाँ, तो जब चलाने की कोशिश करेंगे तो टेस्ट होगा ना अपने लिए, कि भारत पर फेंकने से पहले टेस्ट कर लेते हैं, तो फिर हो सकता है उसे पता चल जाए और वही होगा जो होगा। लेकिन अभी तो ये लोग, सर हाफिज सईद का क्या हुआ? वो भी तो चुनाव लड़ रहा है, चुनाव का कुछ पता नहीं, शायद पोस्टपोन हो गए। और अब पहले तो उसको भी जेल में डाला था, लेकिन वो बाहर ही टहल रहा था। तो मुझे तो लगता है कि आपको याद होगा जब हमास वाला हुआ था, तो इसराइल ने कहा था कि जो भी हमास के प्रेमी दूर दूर भी बैठे हैं, हम वहां जाकर भी उनको नेस्त नाबूद कर देंगे। तो मुझे तो लग रहा है लगे हाथ कहीं इसराइल की तरफ से ना कुछ आ जाए पाकिस्तान में। अभी तो पाकिस्तान को मुझे लगता है कि भारत को एक चीज करनी चाहिए। आपके साथ पूरी दुनिया है, आपके साथ पूरी सपोर्ट है, आपके साथ पूरा भारत खड़ा है, आर्मी हमारी हमेशा ही तैयार है, सक्षम है, आपके साथ खड़ी है। अब वेट नहीं कीजिए, दिस इज द टाइम टू गो एंड डू समथिंग, समथिंग बिग। एंड आई डोंट नो वांट टू से व्हाट इज दैट समथिंग बिग, लेकिन मेरी अपना एक अनुमान है कि फरवरी तक कुछ ना कुछ बड़ा होगा। आई डोंट नो व्हाई, आई हैव दैट फीलिंग। हो सकता है कि जो मेरी फीलिंग है वो सच हो जाए, और ये टाइम परफेक्ट है। इकोनॉमिकली वी आर स्ट्रांग, डिप्लोमेटिकली वी आर लिटरली हैविंग रिलेशंस इन द होल वर्ल्ड, और इनके साथ कोई भी खड़ा नहीं है। अगर आज आप मिलिटरीली इतने स्ट्रांग हैं, इकोनॉमिकली, फिजिकली, आप इवन डिप्लोमेटिकली, अब और उसके बाद उस कंट्री के आसपास जितने कंट्रीज हैं वो सारे ही दुखी हैं। आप सारे मिलकर, एक दिन का नहीं, एक घंटे का काम है आपके लिए। ये जो 75 साल का स्यापा है, आप एक घंटे में खत्म कर सकते हैं। अगर 370 आपने एक मिनट में खत्म कर दिया, आपने राम मंदिर का एक झटके में खत्म कर दिया, ये भी आप काम ऐसे ही करेंगे मोदी जी। और मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लगता है रात को 8 बजे न्यूज आएगी। आपने ना पाकिस्तान को डराने का काम शुरू कर दिया। पहले उसकी गिग्गी बंधी हुई, पहले थर 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 कांप रहा है वो ईरान के चक्कर में, और अब भारत की तरफ से मोर्चा खुल गया तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी उसको, क्योंकि उसको समझ आएगा कि कितने दूनी चार होते हैं। लेकिन आप सही कह रहे हैं कि फरवरी में बड़ा कुछ हो सकता है। अभी तो बहुत बड़ा 22 जनवरी को होने जा रहा है, हमारे लिए ऐतिहासिक पल है। दीपावली हमने उस दिन त्योहार मनाना है, उसके बाद जरूर फिजा बदलेगी, माहौल बदलेगा। राम राज्य जब आता है तो आपको पता है ना असुरी ताकतों के साथ किस तरह का व्यवहार होता है। तो वही सब कुछ होगा, बस थोड़ा सा वेट एंड वॉच की जरूरत है। पर आपने सुमित जी समय निकाला और पाकिस्तान को लेकर इतने मजेदार अंदाज में मेरे साथ चर्चा की है, बातचीत की है, नई नई बातें मेरे दर्शकों को बताई है, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। भारत माता की जय हो। वंदे मातरम और
जय श्री राम। जय श्री राम।